हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम अपना संसाधन एवं विकास जो चैप्टर शुरू किया था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ना वीडियो बीच में स्टॉप हो जाता है, तो फिर वो मतलब क्या होता है कि फ़ोन की ना स्टोरेज फुल हो जाती है। तो वो कई बार ना ऐसा होता है वीडियो हाफ तक ही बनता है और वो अपलोड भी हाफ ही हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना है। जहाँ तक वीडियो अपलोड हो जाता है उसके आगे कंटिन्यू हम वहीं से करेंगे जहाँ से मतलब वीडियो में टॉपिक एंड होता है। ठीक है, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भू उपयोग से है। यहीं पर हमने ख़त्म किया था ना, हम उस दिन पाई चार्ट कर रहे थे, तो आज हम अपने पाई चार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने देखा था क्या कि हमारे जो भूमि में जो क्षेत्रफल है उसको कितने तरीके से बांटा गया, मतलब कितने प्रतिशत हिस्सा किस काम के लिए उपयोग किया जा रहा है, वो हम इस ग्राफ, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, इसके जरिए समझे थे। तो हमने देखा था कि अगर मान लो कोई भी क्षेत्र 100% है तो उसका 22.57% हिस्सा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये किस काम होगा बच्चे? ये वन में यूज़ होता है। वन मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हों, जंगल। ठीक है, जो 6.29% हिस्सा है बच्चे इसका, ये भूमि का वो हिस्सा है जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते, बंजर भूमि बोलेंगे जिसको हम। 7.92% वो हिस्सा है, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है सेक्शन, ये जो हिस्सा है, ये जो इस्तेमाल होएगा, इसमें मतलब खेती को छोड़ के और कोई काम किया जा सकता है। ठीक है, और जो ये 3.45% का जो हिस्सा दिख रहा है बच्चे, ये जैसे गाय भैंस को चराने के लिए जो भूमि इस्तेमाल में लाई जाती है, इतना प्रतिशत हिस्सा जो भूमि का है वो पशुओं को चराने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो 1.10 हिस्सा है बच्चे, ये जो हल्की सी पर्पल लाइन दिख रही है, ये बच्चे आता है जैसे बागवानी कर लेते हैं ना, आम के बाग लगा लिए, अमरूद के बाग लगा लिए, इस तरह से ये बागवानी वाला हिस्सा है। और कुछ फसलें भी इसमें रखी जा सकती हैं। जो ये 4.41% का ऑरेंज पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये है कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब इस पे कृषि की जा सकती है पर काफी टाइम से खेती इस पे की नहीं गई है। फिर आता है बच्चे ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती, मतलब यहाँ पर क्या है, अभी काम किया जा सकता है पर काम हो नहीं रहा है, खाली भूमि कह सकते हो आप इसको। और ये पुराने टाइम की पड़ी हुई भूमि है, और ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये नए टाइम की भूमि खाली पड़ी हुई है, जो अभी इस्तेमाल में नहीं ली जा रही। और जो बच्चे ये वाला पूरा आपको बड़ा सा हेमिस्फेयर टाइप का दिख रहा है ना, हाफ सर्कल जैसा, ये बच्चे है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब इतने पूरे एरिया पर क्या है, कृषि की गई है। बच्चे लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, मैंने गलती से इस वाले एरिया को क्या बोल दिया था, बागों वाला एरिया बोल दिया था, है ना, पर ये नहीं है बागों वाला एरिया। यहाँ पर कलर में कंफ्यूजन हो गई थी, ये वाला कलर और ये वाला कलर सेम दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से पढ़कर बोला था ये। तो ये बागों वाला नहीं, ये खेती वाला एरिया ही है। अब देखो इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में हम देखें, ये देखो 1960 से 61 की भूमि की उपयोगिता दिखाई हुई है, और ये 2002 से 3 के लिए भूमि की उपयोगिता दिखाई हुई है, अभी किस तरह से भूमि यूज में लाई जा रही है। तो बच्चे देखो यहाँ पे जो हमने देखा था कि मतलब जंगल वाला एरिया, वन वाला जो क्षेत्र था बच्चे, वो पहले 18.11% था, जो कि 2002-3 में बढ़ के कितने परसेंट हो गया, 22.57% हो गया। मतलब इसमें सीधे सीधे हमने 4% के लगभग उन्नति देखी, मतलब प्रगति देखी। ऐसे ही हम ऐसे दो पाई चार्ट देके, आप मैथ में भी करते होंगे ना, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, पहले क्या कम था अब ज़्यादा हो गया है, पहले क्या ज़्यादा था जो अब कम हो गया है। अब जैसे इसमें ये वाला क्षेत्र दिखाया हुआ है जो 7.92% का, जिसमें खेती को छोड़ के और कोई काम किया जा सके, वो देखो यहाँ पे कम था, यहाँ पे 4.95% था, जो कि यहाँ पे 7.92% हो गया। पर जो यहाँ पे खेती योग्य बंजर भूमि थी ना,
बंजर भूमि मतलब जिसमें खेती की ही नहीं जा सकती, बिल्कुल बेकार भूमि बोल लें जिसको, वो 12.1% थी, जो कि घट के 2002-3 में कितने परसेंट, इसका बिल्कुल आधा हो गया, देखो 6.29% रह गई। तो इसी को, इसमें से ही क्षेत्र की कमी करके ये वाला क्षेत्र बढ़ा दिया गया है ना बच्चे। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, भू उपयोग। इस पाई चार्ट को समझने में आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। किस लिए किया जाता है भाई? भूमि का उपयोग या भूमि से पाए जाने वाले जो हमें संसाधन या खनिज मिलते हैं, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनके उद्देश्य क्या क्या है, किस उद्देश्य से हम भू संसाधनों का प्रयोग करते हैं। देखो पहले तो हमारे पास वन ही है ना, हमारे पास जो पहला भू संसाधन है वो वन है, और वन से तो हमें पता ही है क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनको क्या मिलता है, अपना आहार मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है ना। तो बच्चे जो नेक्स्ट है हमारा वो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जहाँ पे हम खेती कर ही नहीं सकते, जिसको हम बंजर टाइप की भूमि बोलते हैं ना बच्चे, वही है ये, मतलब यहाँ पे हम खेती कर ही नहीं सकते हैं। फिर बच्चे जो दूसरा है इसमें वो है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। अब जिस भूमि पर बच्चे इमारत बना दी गई है, सड़क या उद्योग बना दिए गए हैं बच्चे, वहां पर आप खुद बताइए क्या हम अब खेती कर सकते हैं? अब जो हमने रोड बना दिए हैं, हाईवे बना दिए हैं, पुल बना दिए हैं, क्या अब वहां पे खेती की जा सकती है? नहीं ना। तो यही बात है, वो जो जगह इस्तेमाल हुई है वो किस में यूज हुई? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में गिनी जाएगी। तीसरी बच्चे, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो कृषि के लायक नहीं है, बंजर की तरह ही है, जैसे कि स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे हम पशुओं को चराते हैं। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब जैसे बागवानी हो गई, उस तरह की बात है यहाँ पे। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्ष तक खेती ना की गई हो। ये देखो परति, मैं बोल रही थी ना, 2 टाइप के है बच्चे ये भी, एक परति भूमि है और एक वर्तमान परति है। परति भूमि वो है जिसपे काफी टाइम से कुछ काम नहीं हुआ है, जैसे इसमें लिखा है ना कृषि योग्य बंजर भूमि है, और यहाँ पे 5 से अधिक वर्ष से कोई खेती नहीं की गई है। यहाँ पे खेती की जा सकती थी पर की नहीं गई है। और प्रति भूमि में कहाँ है? वर्तमान प्रति का मतलब है जहाँ 1 वर्ष से या उससे कम से खेती ना की गई हो। बच्चे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रति भूमि और वर्तमान प्रति भूमि में अंतर बताइए क्या, तो आपको यही याद रखना है कि वह भूमि जहाँ 5 साल से अधिक वर्ष से खेती ना की गई हो, और प्रतिभूमि वह होगी जहाँ, वर्तमान प्रतिभूमि वह होगी जहाँ पर 1 वर्ष के अंदर कोई खेती ना की गई हो। दूसरा बच्चे वर्तमान प्रतिभूमि में क्या आएगा कि अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो, ये वही बात है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र से क्या मतलब है बच्चे? यही क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देखो ये 2 डेफिनेशन है यहाँ पे, क्या, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि 1 वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, और दूसरी बात क्या है कि एक ही जगह पे 1 से अधिक फसल बो दी जाए, ठीक है ना, तो वह क्या कहलाएगी? सकल कृषि क्षेत्र कहलाती है। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में भू उपयोग के प्रारूप समझाने हैं हमें। अब ये कहता है कि मतलब आप ये तो पढ़ रहे हो कि भू संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि भारत में आप जो भूमि इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक मोटा मोटा विवरण दीजिए कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्षेत्रफल को जो आपको मिला हुआ है, भारत की जो भूमि है। अब देखते हैं बच्चे, हम जानते हैं कि भारत को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति भी है, जलवायु भी है, मिट्टी के प्रकार भी हैं, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व भी है, प्रौद्योगिकी क्षमता मतलब टेक्नोलॉजी भी है या इंडस्ट्रीज भी हैं, सांस्कृतिक और परंपराएं आदि सब शामिल है।
मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भूमि, भाई भारत की भूमि निर्माण में ना काफ़ी सारी चीज़ों का रोल है, ठीक है ना। यहाँ की आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, भारत का विस्तार, भारत में जलवायु, है ना, तो वो सब चीज़ें ही रिस्पॉन्सिबल हैं भारत के भू उपयोग के लिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बच्चे ये तो पेट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए, और मतलब जनरल कंपटीशन के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यही पूछ लेता है आपसे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बच्चे ये पता होना चाहिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट जो बात आती है, आप नेक्स्ट जो बात है, मतलब इस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का कितने प्रतिशत भाग भू उपयोग में उपलब्ध है, तो आपको यही याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल का 93% भाग ही, ऐसे ही पूछ लेगा बच्चे कितने प्रतिशत भाग, तो आपको याद रखना है क्या, कि 93% भाग ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। जैसे कि बाकी जो 7% है इसका, वो कहाँ गया, जब हमारे जो पूर्वोत्तर प्रांत है ना, जैसे असम हो गया, या और वहाँ के नागालैंड हो गया, कोहिमा हो गया, है ना, त्रिपुरा हो गया, तो ये जो एरिया है इनका डाटा अभी हमारे पास कम उपलब्ध है। और कुछ तो ये वाले क्षेत्र हो गए, पूर्वी भारत वाले हो गए, कुछ फिर जम्मू कश्मीर जिस पे पाकिस्तान ने अपना अधिकार जमा रखा है, चीन अधिकृत क्षेत्र है जहाँ पे चीन ने अपना अधिकार जमाया हुआ है, तो बच्चे वहाँ का भी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम ये जो 7% है इसको छोड़ देते हैं, और भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 93% भाग है उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा है। फिर बच्चे एक ही एक्टिविटी दी हुई है जो आपको करनी है, भू उपयोग के दो चुनना, ये वाले जो डायग्राम दिए हुए हैं बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत, ये आपको बताना है। नेक्स्ट करते हैं हम, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, ये बच्चे हमारी समस्या है कि जब चारागाह की जो पशुओं को चराने की जगह जब कम हो गई है, तो फिर जब हमारे पास इतने, क्योंकि भारत क्या है बच्चे, इसका एक लॉजिक लगा के देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जहाँ पे खेती होगी बच्चे वहाँ पे तो पशुओं की आवश्यकता होगी ही, कॉमन सी बात है ना। जहाँ पे पशुओं की आवश्यकता है तो उनको चराने के लिए भूमि भी तो चाहिए ना। अगर अब उस चराने वाली भूमि में ही कमी हो जाएगी तो हम अपने पशुओं की आहार पूर्ति कैसे करेंगे, तो ये एक तरह की समस्या भी है और विडंबना भी है। इसके क्या परिणाम होंगे, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त, यानी कि जहाँ पर 1 साल से खेती नहीं की गई है, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है, वहाँ पे मतलब खेती नहीं की जा सकती है, इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा आएगी, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में उनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत की कुल सूचित क्षेत्रफल का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अगर मान लो हम इसको भी, जो ये प्रतिभूमि है इसको भी इंक्लूड कर लेना, तो भी टोटल जो भारत का एरिया है सिर्फ 54% हिस्सा, 93 में से भी 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। फिर ये कहता है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र बच्चे वही है जहां पर आप साल में 1 या 2 फसल ही ले सको। अगर इससे ज्यादा फसलें लोगे तो उसको हम किस में कर लेंगे, सकल कृषि क्षेत्र में काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि भूमि पर खेती होती है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। देखो कहाँ तो 80% एरिया है खेती के लिए, और कहाँ सिर्फ 10% एरिया है खेती के लिए, तो मतलब बहुत डिफरेंस है ना। इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। भाई अंडमान निकोबार में और जो बाकी द्वीप समूह हैं या पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इन वाले राज्यों में भी बताइए कि क्या कारण है। बच्चे देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, थोड़ा सा मतलब अपनी 9th क्लास को याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं बच्चे, ये पहाड़ है यहाँ पर, ठीक है, लैंड एरिया कम है, मतलब वो मैदानी भाग कम है वहाँ पे, तो जहाँ पर मैदानी भाग कम होगा तो खेती का एरिया वैसे अपने आप कम हो जाएगा।
है कि एक मुख्य कारण तो यही हो गया। बच्चे आगे पढ़ते हैं अब हम। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चे कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब निर्धारित की गई, तो आपको ये सन याद रखना है कि 1952 में भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि जो लोग बच्चे जंगलों के पास रहेंगे उनके पास क्या काम होगा, वहीं से ही अपना क्या नाम है जानवरों के लिए अपना खाना चारा इकट्ठा करके ले आएंगे, अपने घर ईंधन जलाने के लिए लकड़ी ले आएंगे, लकड़ियों को काट के मार्केट में बेच आएंगे, और इसके अलावा क्या काम होगा उनके पास, है ना। तो यही वो कह रहा है कि वन के आसपास रहने वालों के लिए आजीविका वनों पर ही निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। भू उपयोग, हम भू उपयोग के तो बारे में पढ़ रहे हैं ना। भारत में भू उपयोग यानी कि भूमि उपयोग का कैसा स्वरूप है, किस तरह से हम अपनी भूमि को इस्तेमाल करते हैं, यही तो पढ़ना है अभी हमें। तो हम इसमें यही देख रहे हैं कि जो भूमि का उपयोग है हमारे यहाँ पे, उसका एक भाग तो क्या है बंजर भूमि में आता है, और दूसरा भाग क्या है कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। मतलब एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग खेती में लगाई गई भूमि। जो बंजर भूमि है उसमें क्या आते हैं बच्चे, पहाड़ आ गए, चट्टान आ गए, सूखी और मरुस्थल भूमि आ गई। और जो गैर कृषि परियोजनाएं लगाई भूमि है उसमें जैसे बस्तियां आ गई, जैसे घर बना दिए, सड़कें बना दी, रेल लाइनें बिछा दी, कोई फैक्ट्री लगा दी, ये सब आएंगे। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने वाले एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसका क्या मतलब बच्चे कि काफी समय से आप क्या देख रहे हैं कि भूमि का लगातार मतलब उपयोग हो रहा है, जैसे हाईवेज का लगातार बनते जाना, है ना। और भी जिस जहाँ पे खेती हो रही है उस जगह से भी कोई रोड निकाल देना, कोई फैक्ट्री लगा देना या कुछ और काम कर देना। तो ये सब क्या है भू प्रबंधन की अवहेलना है, जिससे क्या है हमारे भू संसाधन कम हो रहे हैं। अब देखो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भाई निम्नीकरण पढ़ते हैं पहले हम। क्यों, किसी भी वस्तु की क्वालिटी में जब गिरावट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, निम्नीकरण। अब हम देखते हैं कि हमारी भूमि की क्वालिटी मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो विशेषताएं है, उनमें किस प्रकार से कमी आई है, अब हम उसको समझते हैं। फिर हम देखेंगे उसके संरक्षण और उपाय क्या है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े कि अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं, है ना बच्चे। हमें पता ही है ये वाली बात तो, कि हम अपना क्या देखो। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कपड़े कैसे। तो बच्चे जो कपास उगता है खेतों में उसी से ही तो कपड़े बनते हैं ना। रेशम हो गया, कपास हो गया। रेशम एक कीड़े से बनता है, पर खेती तो उसकी भी की जाती है जिसको सीरीकल्चर बोलते हैं, है ना। रेशम के कीड़ों को पालना। और क्या नाम है जो हम ऊन है भेड़ बकरियों से लेते हैं हम, है ना। और कपास है जो उगाई जाती है। तो बच्चे किसी ना कहीं ये सब किससे संबंधित है, भूमि से ही तो संबंधित है। मतलब कपास की जो खेती है वो भूमि पे ही तो होगी, हवा में थोड़ी ना हो जाएगी। तो यही बात वो कहना चाह रहा है कि हम देखो अपने भोजन के लिए भी, अपने वस्त्र के लिए भी और अपने रहन सहन के लिए भी, यानी कि मनुष्य की जो मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो इन तीनों चीजों के लिए भूमि पर ही निर्भर करता है। ठीक बात है ना। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। भाई जो आदमी आजकल की रूटीन में काम कर रहा है ना, उससे केवल यही नहीं कह सकते कि इंसान के ही काम से भूमि खराब हो रही है, पर उसकी वजह से जो वातावरण में इफेक्ट आ रहे हैं ना बच्चे, इसको आप ऐसे समझो। देखो अब क्या है, इंसान फ्रिज यूज कर रहा है,
एसी लगवा रहा है अपने घरों में, कार का इस्तेमाल कर रहा है। देखो इन तीनों चीजों से क्या रिलीज होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, साइंस में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं जिसको हम, निकलती है ना वो इनसे। तो इंसान देखो ना चाहते हुए भी, इंसान नहीं चाहता कि भाई मैं वातावरण को नुकसान पहुंचाऊं, पर जिस तरह के वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उससे जो मतलब बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनसे वातावरण को नुकसान हो रहा है। अब देखो जो हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो, उनसे क्या हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है ना, जिससे ओजोन परत क्या है, ओजोन परत की हानि हो रही है, जिससे यूवी लाइट सीधे धरती पे आ जाएंगी और लोगों में त्वचा रोग संबंधी विकार उत्पन्न होने लगेंगे। आप बात को समझ रहे हो ना। तो इसी बात पे वो कह रहा है कि इंसान खुद तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन प्राकृतिक ताकतों, यही तो हुई प्राकृतिक ताकत, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है, को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में देखो प्रदूषण कितना बढ़ गया, बाइक कार इस्तेमाल करने की वजह से, इंडस्ट्रीज लगाने की वजह से। तो इनसे क्या हुआ, प्राकृतिक ताकतों को तो बल मिला कि अच्छा तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे, ले फिर तुम कौन सा ठीक रह सकते हो, तुम्हें किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को टीबी हो रहा है, सांस की बीमारियां हो रही हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो रही है, पेट खराब हो रहा है बच्चों का। खेतों में जो आप वो इस्तेमाल करते हो क्या नाम है, खाद, केमिकल खाद जो इस्तेमाल की जाती है उसमें क्या है, डीडीटी है ना बच्चे, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये भी क्या है, किसी न किसी तरह हमारे फूड वेब के जरिए, खाद्य श्रृंखला के जरिए क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर मूव करती हैं, और जिससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इंसान को भी प्रभावित करती हैं। अच्छा बच्चे चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। इस समय भारत का लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इतना परसेंट बच्चे, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, जो जिसकी क्वालिटी खराब कर दी गई है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। देखो बच्चे विभाजन कर दिया कि कुछ है जो वनों में खराब किया गया है, 56% जहाँ है जो वो जल अपर्दित है, मतलब वहाँ पे जल की जैसे बाढ़ बूढ़ आ गई उस वजह से गड़बड़ है, और बाकी जो परसेंटेज एरिया बच गया वो क्या है, या तो लवणीय नमकीन है या क्षारीय बेसिक है। ठीक है ना बच्चे। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, पशुचारण, खनन, इनसे भी क्या हुआ है बच्चे, भूमि निम्नीकरण की हमने समस्या को देखा है। अब बच्चे ये फिर से एक पाई चार्ट है, बंजर भूमि 2000 का एक डाटा दिया हुआ है ये हमारे पास, इसको देख लेते हैं। देखो हमने अभी पढ़े नहीं है, उन्हीं को यहाँ पे पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अब बच्चे आपको ये जो बड़े वाला दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये है जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे पानी बह रहा है, पानी के द्वारा गड़बड़ हो रही है, जैसे नदियों में बाढ़ आ जाना, इसकी वजह से नुकसान हो जाना। ठीक है, निम्न, क्योंकि क्या होता है बच्चे, पानी के साथ भी तो धरती भूमि की ऊपरी सतह जो कृषि के लिए इस्तेमाल होती है वो बह जाती है ना, उसी को ही बात की जा रही है यहाँ पे। फिर बच्चे दूसरा क्या है, वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र, ये वाला जो एरिया है बच्चे ब्राउन से कलर का, ये वाला एरिया है वनों द्वारा। ये जो बच्चे 6% का इसका आपको येलो येलो सा पार्ट दिख रहा है, ये है बच्चे बेसिक लवण युक्त, यानी कि यहाँ पे मिट्टी क्या है, नमकीन मिट्टी है यहाँ की। और बच्चे ये जो 10% का आपको सी ग्रीन से कलर में दिख रहा है, ये वायु द्वारा अपर्दित है, मतलब हवा द्वारा मिट्टी का अपर्दन किया जाता है। अब हम बच्चे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या, खनन के उपरांत एक तो हम पहले देखेंगे मृदा परिच्छेदिका कि कितनी सतह होती है हमारी भूमि में, हम वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, संसाधनों के टाइप्स भी देखेंगे अभी हम, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। खनन के उपरांत खादानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के स्थान साथ खुला छोड़ दिया जाता है। ये भी एक बात है, हम अपने टीवियों में तो जैसे मूवी वगैरह आती है या कुछ ऐसा देखते हो, आप न्यूज़ चैनल में देखते हो, तो आप देखते हो कि हाँ भाई वहाँ पे किसी एक जगह पे क्या कर दिया जाए, मान लो कोई काम शुरू कर दिया है कहीं पे खुदाई का, और वो काम खत्म हो गया तो उसको ऐसे ही खुला डुला बिना मतलब व्यवस्थित तरीके से खत्म किए उस जगह को छोड़ के वो लोग चले जाते हैं, जो जिससे वहाँ पे खाइयाँ बन जाती है और मलबा इकट्ठा हो जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि क्या है, निम्नीकरण का कारण बना है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचरण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। बच्चे देखो, वैसे तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है नहीं, पर फिर भी आपसे अगर कभी एग्जामिनर का मन बन गया तो वो यही पूछ लेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किस कारण से भूमि निम्नीकरण होता है, तो आपको याद रखना है पशुचरण की वजह से होता है। बच्चे आपसे ये पूछ लेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में किस वजह से भूमि निम्नीकरण होता है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे सिंचाई की वजह से, सिंचाई जो की जाती है उस वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। और बच्चे फिर क्या नाम है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक और भी तो था ना, हाँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में किस वजह से भूमि निम्नीकृत होता है, तो आपको ये याद रखना है कि वनोन्मूलन की वजह से क्या है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब बच्चे आगे देखते हैं हम, ये कह रहा है कि अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतांत भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब अगर आप ज्यादा पानी डाल देते हो ना खेतों में सिंचाई के हिसाब से, तो वो भी क्या है, नुकसान का ही कारण बनता है भूमि के लिए, जिससे क्या होता है, भूमि में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, दोनों ही चीज बढ़ जाएंगी, लवणीयता और क्षारीयता। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी का प्रयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल का उड़ना। बच्चे, ये धूल उड़ती है तो क्या होता है, फिर वायु प्रदूषित हो जाती है, जिससे प्रति भूमि पर जम जाती है, तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया कम हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो ये एक कारण बताया गया बच्चे कि जो उद्योगों से सामान बनता है, सीमेंट फैक्ट्री का उदाहरण बताया हुआ है कि जो पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी टूट फूट की वजह से जो धुआं उड़ता है वो भी तो धरती पे जम जाता है, एक लेयर बन जाती है उसकी वजह से क्या है, जल भी प्रदूषित हो रहा है और भूमि का भी निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि वनारोपण, वन लगाओ, चारागाहों का उचित प्रबंधन करो, इसमें कुछ हद तक मदद भी की जा सकती है। पेड़ों की रक्षक शेल्टर बेल्ट लगाओ, पशुचरण नियंत्रण और रेतीले टीलों के कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। बच्चे, अब हम पढ़ेंगे क्या, मृदा संसाधन, मिट्टी किस तरह से हमारे एक संसाधन की तरह काम करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम मिट्टी की परतें पढ़ लेते हैं कि मिट्टी में भी कितनी परतें हैं। देखो, सबसे जो हम काम करते हैं ना बच्चे, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम मकान बनाते हैं, जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं बच्चे, वो होती है क्या, ऊपरी स्तर की भूमि। फिर बच्चे जो दूसरी उसके नीचे एक परत होती है उसको बोलते हैं उपमृदा। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे, जैसे बालू हो गया, सिल्ट हो गया, व मृत्तिका अवशेष हो गई, ये सारे हमें इस भूमि, इस पार्ट में मिलते हैं। फिर बच्चे इसके नीचे एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने। मतलब ये फिर क्या है, चट्टानों का पार्ट है। फिर क्या बच्चे, अपक्षय रहित आधारी चट्टाने। ये तो क्या है बच्चे, थोड़ा सा मतलब ये ज्यादा सॉलिड नहीं है, टूट फूट जाएंगी, पर ये वाली जो नीचे है ना, ये चट्टाने बहुत मजबूत हैं। तो हमने ये मृदा के क्या पढ़ लिए, हमने लेयर्स पढ़ ली हैं, ये भाग पढ़ लिया। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। इससे देखो, ये काफी देर से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक बार पहले ये मैप देख लेते हैं हम भारत का, ठीक है ना बच्चे। हम पहले इस मैप को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, नहीं तो लगातार थ्योरी हो रहा है। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें क्या दिखाया हुआ है, भारत में, इसमें हमें क्या दिखाया हुआ है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, और यही आपके एग्जाम पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। मैप में भी आपसे ये क्वेश्चन इसी तरह से ही पूछे जाएंगे जैसे अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। यही देखिए, अब शुरू करते हैं बच्चे। ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है हमारे पास। देखो, पहले यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, इसी तरह से आपको भी अपने जैसे मैप आते हैं ना, इंडिया का मैप खरीदना है आपको एक, और उस मैप को इसी तरह से ही डिवाइड करना है,
ठीक है, उसमें जो आपको पहला पार्ट बनाना है उसमें बनाना है क्या, पर्वत और वन, फिर जलोढ़, फिर लाल और पीली, काली, लेटराइट और शुष्क। ये आपको अपने मैप में इसी तरह से बॉक्स बना के लिखने हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें तो जैसे कलर दे रखे हैं कि आपने कलर बता दिए ऐसे ऐसे, उसमें आप क्या करेंगे, अलग अलग तरह की शेप दे देंगे। जैसे मान लो इसमें वनों की बात हो रही है, पर्वत की बात हो रही है, तो इसमें ऐसे टेढ़ी लाइनें बना देना। जलोढ़ की बात हो रही है तो इसमें ऐसे पूरा भर के इसको ब्लैक बना लेना। लाल और पीली मिट्टी की बात हो रही है तो इसमें ऐसे ऐसे डॉट बना लेना। काली मिट्टी की बात हो रही है तो इसको क्या करना, खाली छोड़ देना, काली मिट्टी को बिल्कुल खाली छोड़ देना है इस तरह से। और लेटराइट मिट्टी की बात हो रही है तो हमने इसमें ऐसे पर्वत वाली में ऐसे टेढ़ी लाइनें बनाई थी ना, तो जलोढ़ वाली इसमें लेटराइट में क्या करना है, ऐसे ऐसे लेटी हुई लाइनें बना लेना। और फिर शुष्क मिट्टी में कैसे करोगे आप, शुष्क मिट्टी का आप बना लो ऐसे क्रॉस 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 बना लेना। ठीक है ना बच्चे, इससे आपको क्या अपने मैप में याद करने में आसानी रहेगी। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चे पहला जो पहला पार्ट है वो है पर्वत और वन। तो देखो हमारे भारत में इसको ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं बनाना, ये बहुत आसान सी चीज है। इसको आप इसी तरह से देखो ना भाई, भारत में पर्वत कहाँ पे है ज्यादा, हमें पता ही है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी भाग है जो भारत का, बच्चे वो सारा क्या है, हिमालय श्रेणी है ना बच्चे, हिमालय ही तो है ये सारा पोर्शन जो है आपका ऊपर, ये सारा क्या है, हिमालय पर्वत ही तो है। तो यही याद रखना है कि पर्वत की बात है तो पर्वत देख लो कहाँ का है। पर्वत बच्चे अपने भारत, नेपाल अपने भारत में नहीं है, पड़ोसी देश है। भूटान अपने भारत में नहीं है, पड़ोसी देश है। तो हमें सिर्फ भाग कौन सा देखना है, जो भारत का है। तो देखो बच्चे, ये जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है, ये वाला जम्मू वाला भाग है। ये पुराना मैप दिया हुआ है ना बच्चे, यहाँ पे देखो ये जम्मू वाला भाग है इस तरह से, और ये वाला जो इधर ऊपर वाला भाग है ये सारा लद्दाख है। ठीक है, तो जम्मू लद्दाख वाला हो गया। यहाँ पे ये सारा क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर ये उत्तराखंड हो गया, ये सिक्किम हो गया, और ये ये हिस्सा है ये किसका हो गया बच्चे, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। तो ये देखो ये सारा हिमालय पर्वत वाली बेल्ट है ये, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने पर्वत के प्रकार। तो यही भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें हिमालय पर्वत में हमारे क्या है, पर्वत और वन टाइप की मृदा पाई जाती है। फिर बच्चे इसके नीचे देखो, अब देखो अपनी गंगा नदी जो है, पहले तो हमें यही पता, हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो जलोढ़ क्या होता है बच्चे, जो नदियों द्वारा मिट्टी अपने साथ बहा कर लाई जाती है और उससे मैदान का क्षेत्र बन जाए, उस भाग को क्या कहते हैं, जलोढ़ भाग कहते हैं। मतलब नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो अब देख लो अपना जो उत्तरी भारत का मैदान है ना बच्चे, ये मैदान क्या है, गंगा द्वारा सिंचित भाग है। यहाँ हमारे उत्तराखंड से निकलती है ना, हिमाद्री से ऐसे निकलते निकलते ये गंगा उत्तर प्रदेश से बहती हुई, बिहार से बहती हुई, और क्या नाम है इसकी, एक शाखा जो है अपने पश्चिम बंगाल में बह जाती है, और एक शाखा निकलकर बांग्लादेश में चली जाती है। यही बात है ना गंगा की। यहीं पे ही फिर यमुना नदी भी बहती है। फिर यहीं पर ही क्या है, व्यास नदी भी है, घग्गर नदी भी है ना बच्चे। ये सारी नदियों द्वारा प्रवाहित। और यहाँ पर देखो राजस्थान वाले एरिया में यहाँ पे चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश और क्या नाम है इधर राजस्थान में सिंचाई के लिए जरूरी है। फिर इधर देखें बच्चे, सोन है, और भी नदियां हैं, है ना। तो ये सब क्या है बच्चे, नदियों वाला क्षेत्र, जहां से ज्यादा नदियां पड़ी हैं हमने, वो वाला भाग क्या है सारा बच्चे, जलोढ़ मृदा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें देख लेते हैं राज्य कौन कौन से हैं। इसमें कुछ हिस्सा जो है इसमें राजस्थान का है, कुछ, पूरा नहीं। यही बात मैं बता रही हूँ बार बार, इसमें कुछ हिस्सा जो पंजाब के साथ लगता हुआ भाग है ना, और जो हरियाणा के साथ लगता हुआ भाग बच्चे, कुछ हिस्सा इसका क्या है, जलोढ़ मृदा में आता है। क्योंकि आज तो नहीं पर पुराने समय में यहाँ पर क्या है, नदियां बहती होंगी। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, कुछ भाग राजस्थान का, कुछ भाग गुजरात का, उत्तर प्रदेश पूरा, बिहार पूरा, पश्चिमी बंगाल पूरा, और असम पूरा, ये सब बच्चे भाग आते हैं किसमें, जलोढ़ मृदा में। अब बच्चे आते हैं हम अपने लाल और पीली मिट्टी पे। तो लाल और पीली मिट्टी बच्चे ज्यादातर बनती किस वजह से है, यहाँ पर खनिजों की मात्रा ज्यादा होने की वजह से। देखो आपको पता है ना, शरीर
इसको मैं ऐसे समझाती हूँ हमेशा अपने जो हमारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं कि देखो हमारे शरीर में क्या है, लोहे की मात्रा प्रेजेंट है ना। आपको जब भी कभी खून की कमी होती है, या आपने कभी किसी को देखा हो भाई किसी बच्चे में खून की कमी हो गई है या किसी बड़े में खून की कमी हो गई है, तो डॉक्टर क्या देता है, खून लोहे वो आयरन के कैप्सूल या आयरन की दवाइयां देता है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्यों बता रही है मैम, तो आपने कभी गौर किया हो तो उन आयरन के कैप्सूल का कलर या गोली का कलर भी कैसा होता है, लाल होता है। तो अगर हम अपने वैसे खनिज की बात करें ना बच्चे, लोहा एक खनिज है जो धरती से मिलता है, ठीक है। तो उसका जो सही रंग होता है, मतलब बिल्कुल लाल तो नहीं पर लाल का ही एक तरह का कलर होता है, वो हमारे लोहे का होता है। और हमारे खून का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। और तभी जब हमारे शरीर में लोहे की मात्रा कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर पाया जाता है उससे, मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंड करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। आप कहोगे मैडम बायोलॉजी में कहाँ घुस गई, मैं आपको सिर्फ ये कलर याद कराने के लिए बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है। तो बच्चे ये लाल जो है ना, लाल और पीली मिट्टी जो है ये खनिजों के लिए ज्यादा, खनिजों की मात्रा ज्यादा होने की वजह से है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है। अब देखो खनिज कहाँ पर है, आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा क्या कि छोटा नागपुर का पठार, वहां पे खनिज की मात्रा ज्यादा है। कर्नाटक हो गया, वहां पे खनिज की कोलार की खाने हो गई है ना, ये क्या है, खनिज है यहाँ पे ज्यादा, इसीलिए क्या है बच्चे, यहाँ की मिट्टी का रंग क्या है, लाल। इसको देखो इसी तरह से याद करोगे ना तो याद रहेगी, और इससे आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपको ये भी आइडिया रहेगा, अच्छा भाई मिट्टी ऐसी थी तो क्यों थी, और ये भी याद रहेगा भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब दूसरा मैप बनाने में भी आसानी होगी। अब देखो बच्चे क्या है, लाल लाल और पीली मिट्टी हमें देखनी है कहाँ पर है, तो बच्चे इसका कुछ कुछ हिस्सा, ये देखो ये जो हमारा बॉम्बे के आसपास वाला महाराष्ट्र का हिस्सा है, फिर कुछ हिस्सा बच्चे इसका कर्नाटक में आता है, कुछ पूरा हिस्सा इसका तमिलनाडु में आता है, कुछ हिस्सा इसका केरल में आता है, कुछ हिस्सा इसका आपका यहाँ पर देखो तेलंगाना और महाराष्ट्र में आता है। फिर बच्चे मध्य प्रदेश तो आप लगभग पूरा ही छोड़ दो, मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल जरा सा दिख रहा है आपको, ये कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, और क्या नाम है आपका ये झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से नीचे है ना ये झारखंड इधर हो गया, छत्तीसगढ़ इधर हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, ये तेलंगाना का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, नीचे तमिलनाडु का हो गया, इधर केरल का हो गया। तो ये बच्चे आप ऐसे नाम लिख लो, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरह से याद करोगे ना, नाम लिख लिख के, मैप मैं आपको अलग से करा दूंगी, अभी आप यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि मैडम ने क्या बताया था, ताकि जब हम मैप में फिल करेंगे ना इसको तो बहुत आराम से समझ में आएगा। फिर देख लिया। अच्छा यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर ये हमारे जो पूर्वी भारत के भाग हैं इसमें कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का आ गया, फिर यहाँ पे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, यहाँ पर क्या है, मेघालय। तो ये वाला सारा जो बच्चे हिस्सा है ये किस में आ जाता है, हमारा लाल मिट्टी में। काली मिट्टी देख लो। अब देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, लाल मिट्टी तो काफी अलग अलग जगह पे टुकड़ों में फैली हुई थी, काली मिट्टी तो फिक्स ही हो गई। ज्यादातर भाग इसका कहाँ पर है, ज्यादातर भाग कहाँ पर है काली मिट्टी का बच्चे, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीन हिस्सों में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। पर कुछ कुछ हिस्सा इसका काली मिट्टी का, कुछ कुछ हिस्सा कहाँ पर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हम उड़ीसा में देख सकते हैं, कर्नाटक में है, छोटे छोटे हिस्से इसके कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में भी है, और इधर नीचे केरल में भी है। ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो लेटराइट मृदा की टाइप है। लेटराइट मृदा देख लो, ये हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा जो है, ये गोवा वाला क्षेत्र हो गया, कर्नाटक वाला हो गया, और कुछ हिस्सा केरल का भी है इसमें। तो ये तीनों जो हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है ये किस में है बच्चे, सारा लेटराइट मृदा में है। ये देखो ये कुछ हिस्सा यहाँ पर है राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगता हुआ, फिर कुछ हिस्सा राजस्थान में ही है प्रॉपर। तो लेटराइट मृदा जो है अपने देश में कम पाई जाती है,
अपने देश में कम पाई जाती है। देखो जो ज़्यादा मिट्टी का प्रकार अपने देश में पाया गया है वो कौन सा है, काली मिट्टी का है, लाल मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये 3 टाइप के ऐसे हैं जो अपने देश में ज़्यादा मिलते हैं। अब शुष्क देख लो, शुष्क का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब रेतीली मिट्टी को ही शुष्क मृदा बोलते हैं। तो बच्चे वो हमें पता ही है, हमारे देश में सूखा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, तो राजस्थान में ही मिलेगी। ठीक है बच्चे, अब हम मैप से निकल के अपने टॉपिक पे आते हैं, मृदा संसाधन पे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है, जीवित है बच्चे, ये कई बार इसको कंफ्यूज करने के लिए अजीवित भी लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिट्टी क्या है, जीवित है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावन, जनक, शैल तथा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति आदि काफी चीजों का रोल होता है। आगे हम देखते हैं, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है, मिट्टी बनाने में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव को ह्यूमस भी बोलते हैं। यही पूछ लेगा आपसे कि ह्यूमस क्या है, तो आपको याद रखना है मृदा जैव, मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक तत्वों की वजह से जो कंपोजिशन बनती है उसको ह्यूमस कहते हैं। और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जाता है, जो हमने पढ़ लिया है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावन, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टियां भी अलग तरह से विकसित हुई हैं। जलोढ़ मिट्टी जो हमने देखा था कि नदियों वाले भाग में पाई जाती हैं, और ये पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट में पाई जाती हैं, ये हमने देखा था। तो यही